हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, आई एम स्टिल योर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और जैन चैंग को मैडम यू ने ऑर्डर दिया था कि उन्हें अब ऑफिस ज्वाइन करना होगा, और जिसके चलते उन्हें ऑफिस ज्वाइन करना भी पड़ा। यहाँ पे उनका ऑफिस का जो फर्स्ट डे था वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, यानी कि बहुत ज़्यादा हेडेक देने वाला था। जो उनके मैनेजर्स थे, जो उन्हें काम सिखा रहे थे, उन्होंने उन दोनों को इतने स्ट्रिक्टली लिया था कि उन दोनों का तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पे हैं। क्या वो इस फील्ड में आगे जाके काम करने वाले हैं या फिर ये लोग इन्हें यहाँ पे एक जेल में ला के रखने वाले हैं। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और फाइनली अपने ऑफिस के पहले दिन को ख़त्म कर लेने के बाद वो बहुत ज़्यादा थके हारे घर पहुँचे थे। उन लोगों ने कभी ये इमेजिन भी नहीं किया था कि जिस काम को एक दिन में वो करके इतना थक चुके हैं, उसको तो मैडम यू लगभग कितने सालों से अकेले संभालती आई हैं। ऐसा नहीं है कि मैडम यू अकेले संभालती आई हैं, उनके पीछे भी लोग हैं, लेकिन उन सभी लोगों को एक बंदा जो लीड कर रहा है वो मैडम यू ही है। यहाँ पे पहले से ही मैडम यू के पास अपनी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऊपर से वो और भी ज़्यादा बढ़ गई जब कांग्रेस हेरन ने अपनी डेथ के टाइम अपनी कंपनी और अपने बेटे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैडम यू को दे दी। यहाँ पे दिन ऐसे ही निकलते जा रहे थे। आप लोग को मैं बता दूं कि इस पार्ट में आज 2 बार टाइम स्किप होगा, यानी कि 2 बार हम पास्ट मतलब जल्दी आगे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे लगभग 1 महीना निकल चुका था और विंग और चैन चैंग दोनों का ही यही रूटीन बना हुआ था। कॉलेज के बाद डायरेक्टली ऑफिस, और जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन तो पूरा दिन वो ऑफिस में रहते थे। यहाँ पे इस 1 महीने में जिसको नहीं भी पता था उसको भी पता चल चुका था कि हाँ, लान वांग जी और विंग दोनों के ही बीच में एक स्पेशल रिलेशनशिप था, और वो किसी और तरीके से नहीं, विंग के ही तरीके से, विंग के ही बिहेवियर से, विंग के ही बदले हुए नेचर से पता चला था। विंग लान वांग जी के जाने के बाद से बहुत ज़्यादा सैड रहने लगा था, अकेले अकेले रहना शुरू कर चुका था। वो मतलब एकदम ऐसा हो चुका था मानो वो हर एक जगह लान वांग जी को देखना चाहता था, बट उसे वो दिख नहीं रहा था। या ये कहो कि पिछले 1 महीने में जितनी कोशिशें उसने लान वांग जी तक पहुंचने की कोशिश की थी, कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, उनमें से एक भी अभी तक सक्सेस नहीं हुई थी, और ये चीज़ें उसे और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर रही थी, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट वो कभी कभार बिना वजह अपने फ्रेंड्स पे चिल्ला दिया करता था, या फिर अपने ऑफिस जाने के बाद वो एक टक पक बस मतलब उस काम में ही लगा रहता था। धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी होने लगी थी कि विंग भी अब वर्कहॉलिक होने लगा था। वो कॉलेज से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, फिर कॉलेज, ऐसा ही उसका रूटीन हो चुका था। इस 1 महीने में उसने पार्टी, क्लब, ये सारी चीज़ें तो दूर की बात रही, उसने कभी ढंग से बैठ के मैडम यू और जैन चैंग के साथ तक खाना नहीं खाया था। यहाँ पे जैन चैंग बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगा था विंग के लिए। 1 महीना निकल चुका था और शायद ही इस 1 महीने में उसने विंग की शक्ल अच्छे से देखी होगी, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक तो विंग बस लान वांग जी के ही बारे में सोचता रहा, और जब उसे रियलाइज़ हुआ कि शायद लान वांग जी अब अपने आगे को बढ़ना चाहता है तो उसके पीछे भागने का कोई मतलब भी नहीं है, और वो भी उस कंडीशन में जिस कंडीशन में तुम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुम उसे अपना नहीं सकते, तुम दुनिया के सामने ये नहीं कह सकते कि जो भी इसका बैकग्राउंड है, जिस तरीके से भी जिस तरीके के फैमिली से भी ये बिलोंग करता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सबके सामने तुम ये नहीं कह सकते तो तुम्हें कोई राइट नहीं बनता कि तुम उसकी लाइफ में ज़बरदस्ती घुसो। और यहाँ पे कुछ टाइम निकल जाने के बाद, हालांकि विंग ने अभी भी अपनी कोशिशों को नहीं छोड़ा था लान वांग से बात करने की, लेकिन फिर भी वो अपनी इन चीज़ों को समझ चुका था कि उसके आगे अब जो चीज़ हैं उन्हें अपनाना होगा, अपने लिए ना सही, अपने मदर के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा कारोबार उसके लिए छोड़ा है, उनके लिए ही सही, उन्हें आगे बढ़ना होगा, इस चीज़ को संभालना होगा। यहाँ पे विंग की जो कंपनी थी वो एक बहुत बड़ी डिजाइनर कंपनी थी। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डिजाइंस बनाए, बड़े बड़े डिजाइंस नहीं, बहुत यूनिक तरीके के डिजाइंस बनाए जाते थे, मेल फीमेल दोनों के लिए। और इतना फेमस यहाँ का डिज़ाइन था कि ऑल ओवर चाइना में जितने भी जाने माने लोग थे, वो ऑलमोस्ट हर किसी
मतलब स्पेशली ऑर्डर दे के यहाँ से अपने डिज़ाइंस को सिलेक्ट किया करते थे, और यहीं से ही, इसी कंपनी से ही वो अपने सारे इवेंट्स के लिए या फिर अपने डेली वेयर्स के लिए कोई भी तरीके के कपड़े हो वो यहीं से डिज़ाइन करवाया करते थे। वैसे तो स्टार्टिंग में कंगसी सेरन खुद डिज़ाइन किया करती थी, बट धीरे धीरे उन्होंने अपने वहाँ बंदों को हायर करना शुरू किया, और आज की डेट में सबसे बड़ी डिज़ाइनर कंपनी इस कंट्री की वही थी। और दूसरी तरफ जेन चेंग की कंपनी, आई मीन जियांग्स की जो कंपनी थी, वो मैडम यू ने या जैन फेंगमियन ने खुद से बिल्ड नहीं की थी, वो उनकी खानदानी थी, जो कि जेन फेंगमियन के पेरेंट्स से जेन फेंगमियन को मिली थी, और जेन फेंगमियन के चले जाने के बाद मैडम यू को मिली थी, और उन्होंने ही उसे आगे प्रोसेस करके उसको थोड़ा सा सक्सेस बनाया था। लेकिन अभी उसमें वो अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करने लगी थी, और वो बिजनेस था डायमंड का। लगभग 1 महीना किस तरीके से निकला, ये विंग और जेन चेंग ये बहुत अच्छे से जानते थे कि इस समय निकालना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये 1 महीना उन दोनों के ही ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ा था। यहाँ पे जहाँ पे विंग अपने प्यार को याद कर रहा था, तो वहीं पे जेन चेंग था, जिसको अपने स्पेशल जगहों पे जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही थी, कभी रात में, कभी दिन में, कभी सुबह। यानी कि जिस जगह की मैं बात कर रही हूँ वो वही रेस्टोरेंट है जहाँ पे जेन चेंग को जाना पसंद है, और आज भी बहुत ज़्यादा टाइम निकालने के बाद सुबह के 7 बजे अभी भी वो उसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, और एक टक बस उसके ओनर को देखे जा रहा था। यहाँ पे ओनर इस वक्त ज़्यादा कस्टमर ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा फ्री था, और उसने एक कप कॉफ़ी बना के डायरेक्टली जेन चेंग के पास बिना उसके ऑर्डर के ही रख दिया। जेन चेंग जैसे ही उस कॉफ़ी मग को उठा के उसमें से एक सिप लेने ही वाला था कि तभी रेस्टोरेंट का ओनर से पूछता है, चेंग, क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? हाँ, मुझे पता है तुम्हें यहाँ पे आना पसंद है, तुम यहाँ पे टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हो, लेकिन हाँ, मुझे ये भी पता है कि तुम ज़्यादातर यहाँ आना तभी पसंद करते हो जब तुम बहुत ज़्यादा दुखी होते हो। क्या ऐसा कुछ हुआ है तुम्हारी लाइफ में? थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से वो ओनर उससे पूछता है, सॉरी बोलता है, मैं जानता हूँ मैं एक अननोन पर्सन हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी लाइफ अच्छे से चल रही है या नहीं। जेन चेंग, जो कि एक सिप उस कॉफ़ी का ले चुका था, दोबारा से उस कॉफ़ी मग को नीचे रखते हुए और उसकी कॉफ़ी की मग के टॉप में अपने फिंगर से एक सर्कल बनाते हुए वो बस सोच रहा था कि क्या उसे बोलना चाहिए या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद फाइनली जेन चेंग ने आंसर किया, जेवोजुन, क्या आपको कभी प्यार हुआ है? जेवोजुन, जो कि इस रेस्टोरेंट के ओनर थे, वो थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने जेन चेंग को रिप्लाई किया, अभी तक तो नहीं, लेकिन तुम्हारी हालत देख के लगता है कि शायद तुम्हें प्यार हो चुका है। यहाँ पे जेवोजुन शायद उस आंसर की उम्मीद नहीं कर रहे थे जो कि उससे मिला था। जेन चेंग ने बिना हेजिटेशन के उनको रिप्लाई किया, हाँ, आपने सही कहा, मुझे प्यार हो चुका है। जेओजुन इस आंसर की वजह से थोड़ा सा मतलब एक सैडनेस जो थी ना, उसकी हल्की सी परत उनके फेस पे दिखाई देने लगी थी, लेकिन इमिडिएटली उन्होंने उसको हाइड करते हुए एक फोर्स स्माइल के साथ जेन चेंग को कांग्रेट्स किया, और उसके बाद बोला, तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो पता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, लोग प्यार में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन तुम तो हमेशा सैड होकर यहाँ पे आते हो। क्या तुम अपने पार्टनर से लड़ाई करके यहाँ पे आते हो? क्या तुम्हारे लव मैटर में, लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं? जेओजुन आगे बोल पाते इससे पहले ही जेन चेंग उन्हें कट ऑफ करते हुए बोलता है, मेरे पार्टनर को यही नहीं पता कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और मेरी इतनी हिम्मत है ही नहीं कि मैं उसे प्रपोज कर सकूँ या फिर उससे ये बोल सकूँ कि मैं उसे मेरी लाइफ में चाहता हूँ। जेओजुन कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो चुके थे कि आखिरकार ये कैसा प्यार है जो वो अभी तक कन्फेस नहीं कर पाया है। जहाँ पे जेओजुन उससे पूछते हैं कि आखिरकार कितने टाइम से तुम्हें लगता है कि तुम उससे प्यार करते हो, तो जेन चेंग फिर से बिना हेजिटेट किए हुए उनको रिप्लाई करता है, लगभग 3 साल। जेओजुन जेन चेंग की तरफ बहुत बड़ी आंखों के साथ मतलब एकदम इतना शॉक्ड होकर देखना स्टार्ट कर चुके थे ना, कि मानो उन्होंने न जाने कैसा आंसर सुन लिया होगा। वैसे हाँ, शॉक्ड होने की बात तो है, पिछले 3 साल से तुम किसी से प्यार करते हो और अभी तक तुम उसे कन्फेस नहीं कर पाए हो। उसके ऊपर से एक और अलग बात है कि तुम्हारे घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। हाँ, शादी की तैयारियां तब तक नहीं होंगी जब तक तुम एग्री नहीं होगे, लेकिन क्या
आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, आपके घर में बैठी हुई श्री माता जी, आप वो उसे एक्सेप्ट करेंगी? यहाँ पे जैनचेंग कुछ भी नहीं जानता था, या फिर ये कहो कि वो जानता था। कुछ टाइम और बात कर लेने के बाद फाइनली 8 बज चुके थे और कस्टमर आना स्टार्ट हो चुके थे। जेवजुन अपने किचन में जा चुके थे। जैसे जैसे ऑर्डर आ रहा था वो वैसे वैसे चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे थे। यहाँ पे जैन चेंग की नज़रें अभी भी सिर्फ और सिर्फ जेवजुन के ऊपर थी और अपने मन में ही वो बस ये सोच रहे थे कि क्या सच में उसका भी प्यार कभी उससे छीन जाएगा। बहुत कोशिश की थी उसने अपनी फीलिंग्स को दबाने की, अपनी फीलिंग्स को सिर्फ अपने तक रखने की या फिर अपने से भी बाहर निकाल फेंकने की, लेकिन फीलिंग्स आ जाए तो वो इतनी आसानी से बाहर नहीं जाती। इसलिए जैन चेंग के पास बस एक रास्ता रह चुका था, अपने प्यार को बस सीक्रेट रखने का। और हाँ, वो ये कर भी रहा था। इस वक्त भी वो अपने प्यार को बहुत ज़्यादा गौर से देख रहा था, बहुत ज़्यादा गौर से उसे ऑब्जर्व कर रहा था, उसके हर एक फीचर को, उसके हर स्टाइल को, कितना वो एक्टिव है, उसके एक्शंस को, हर एक चीज़ को नोटिस कर रहा था। बट अफसोस उन एक्शंस में वो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं था। उसे उस जगह पे जाना था, उसके बगल में खड़ा होना था, उसकी थोड़ी सी हेल्प करनी थी, उससे बहुत ज़्यादा बातें करनी थी, लेकिन यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि हो सकता है कि उसके एक्शंस किसी भी तरीके से बाय एनी चांस मैडम यू को ये सस्पेक्ट करा दे कि जिस इंसान से जैन चेंग प्यार करता है वो इस रेस्टोरेंट का ओनर जेवोजुन है। तो पता नहीं जेवोजुन की लाइफ क्या हो जाएगी, क्योंकि पहले ही वो देख चुका है इसका ट्रेलर, वो भी लान वांगजी के साथ। लेकिन अब वो नहीं चाहता कि इसके साथ भी ऐसा कुछ हो, इसलिए वो अपने आप को इससे दूर रखना चाहता है। लेकिन हाँ, अपने आप को बहलाने के लिए, अपने आप को एक खुशी महसूस कराने के लिए वो अक्सर यहाँ पे आया करता है और बहुत देर यहाँ पे बैठ के वो बस अपने प्यार को निहारते रहता है। जैन चेंग अपने कॉफ़ी को कंप्लीट कर लेने के बाद, वहाँ पे कर लेने के बाद उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है और अपनी कार में बैठते हुए वो विंग के बारे में सोचना स्टार्ट कर चुका था। वो अच्छे से महसूस कर सकता था इस वक्त कि विंग की हालत क्या होगी, क्योंकि वही चीज़, सेम वही फीलिंग वो भी महसूस कर रहा था। अपने प्यार से इतने दूर होने की तकलीफ़, अपने प्यार से एक दिन बहुत ज़्यादा दूर चले जाने की तकलीफ़, अपने प्यार को पूरी तरीके से खो जाने की तकलीफ़ क्या होगी, किस तरीके से होगी, वो हर एक चीज़ महसूस कर पा रहा था। और वो अपने मन में ही ये सोच रहा था कि काश मैं अपने भाई के लिए कुछ कर पाता। जैन चेंग ने ड्राइव किया अपने ऑफिस की तरफ और लगभग यहीं से आगे की जर्नी और स्टार्ट हुई और लगभग 4 साल निकल चुके थे। हाँ, ये 4 साल कब निकल चुके थे उनमें से किसी को भी पता नहीं चला, लेकिन हाँ, किसी को पता चला तो वो इंसान था विंग। विंग ने अपने इन 4 साल को कैसे निकाला है वो ही जानता है। उसने इस ऑफिस को जब कम्प्लीटली टेक ओवर कर लिया था, यानी कि 3 साल पहले जब इस कंपनी को उसने पूरी तरीके से अपना बना लिया था, पूरे राइट्स उसके पास आ चुके थे। उसके बाद उसने कुछ रूल्स यहाँ पे ब्रेक किए थे जो कि मैडम यू ने बनाए थे। मैडम यू के रूल्स के अकॉर्डिंग ऑफिस के अंदर लव मैटर्स होना या फिर लव अफेयर्स होना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। लेकिन हाँ, यहाँ पे आते ही सबसे पहले विंग ने इसी रूल को ब्रेक किया। लेकिन हाँ, वो भी कुछ दायरों के अंदर था। हाँ, तुम लव अफेयर रख सकते हो, कुछ टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, लेकिन इसके वजह से अगर काम में इफेक्ट पड़ता है तो उसी वक्त उनको फायर कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे रूल बनाया गया था और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखे हुए थे। अब धीरे धीरे वो उनके सभी के सामने आने लगे थे। विंग जो कि इन 4 सालों में कम्प्लीटली वर्कहॉलिक हो चुका था। उसका टाइम ऑलमोस्ट 24 आवर्स का जो एक दिन का टाइम होता है ना, ऑलमोस्ट 17 से 18 घंटे इसी ऑफिस में निकल जाते थे, क्योंकि बाहर जाने के बाद उसे एक ही चीज़ करना आता था, वो था लान वांगजी को कांटेक्ट करना, उसके बारे में पता करना। लेकिन अफसोस इन 4 सालों में उसे लान वांगजी के एंड से कोई ज़्यादा अच्छी अपडेट नहीं मिली, या ये कहो कि लान वांगजी और उसने इन 4 सालों में कोई भी बात नहीं की थी। इन 4 सालों में विंग का नेचर एकदम कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि गरीबों की मदद करे, जिन लोगों को हेल्प की ज़रूरत हो उनको शिक्षित बनाए, उनको जॉब दे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि वो गरीबों के लिए करना चाहता था, क्योंकि अगर दुनिया में गरीबी ना होना तो शायद बहुत सारी चीज़ें होंगी जो स्मूथली चलेंगी, लेकिन हर एक इंसान को अमीर बनाना
ये हर किसी की बस में नहीं होता और ये चीज़ें हमारे हाथ में है भी नहीं। यहाँ पे विंग जितना हो सकता था उतना ऑर्फनेज में डोनेट करता था। ओल्ड एज हाउस जो होते हैं वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें वो डोनेट किया करता था और बहुत सारे लोग जो कि सड़कों पे एक घर की तलाश में निकलते थे उनके लिए भी विंग बहुत कुछ किया करता था। और हाँ, स्पेशली उस कॉलेज से जिस कॉलेज से वो पास आउट हुआ है, अगर वहाँ पे कोई स्कॉलरशिप वाला पर्सन आ जाता है तो वो कम्प्लीटली यहाँ पे उसको राइट देता है कि वो पूरी तरीके से जितना हो सके जितनी सुविधाएं उसको दी गई हैं वो उन सुविधाओं को ले सकता है। यहाँ पे कोई भी उसके स्कॉलरशिप एक स्कॉलर होने पे या फिर एक गरीब फैमिली के होने की वजह से कोई भी उसको बुली नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ें थी जो विंग ने इन 4 सालों में की थी और साथ ही साथ उसने अपने पैशन को भी वैसे ही कंप्लीट रखा था, वैसे ही फॉलो किया था। हाँ, वो आज की डेट में एक फेमस आर्टिस्ट बन गया था, लेकिन हाँ अभी भी वो चाइना का नंबर 1 आर्टिस्ट नहीं था। लेकिन हाँ, कुछ टाइम पहले ही उसकी एक पेंटिंग सिलेक्ट ज़रूर हुई थी जो कि ये डिसाइड कर सकती थी कि वो इस साल का आर्टिस्ट ऑफ द ईयर बनेगा या नहीं। लेकिन हाँ, उसका रिजल्ट आने में कुछ टाइम अभी बाकी था, ज़्यादा टाइम नहीं था, बस 2 दिन का था। यहाँ पे 2 दिन के बाद फाइनली अनाउंस हो जाएगा कि जितनी भी पेंटिंग्स अभी तक सिलेक्ट हुई थी वो किसकी थी और साथ ही साथ किसकी पेंटिंग सबसे ज़्यादा बेहतर थी और किसकी पेंटिंग को पेंटिंग ऑफ द ईयर अनाउंस किया जाएगा या फिर ये कहो कि आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अनाउंस किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।